हाय दिस इज केपी सिंह। वेलकम टू ताजा टॉक विद स्पॉटिफाई। मेरे दूसरे एपिसोड के साथ आज हमारे स्टूडियो में आई हैं मिसेस अंजू खिड़िया चारण, जो कि बहुत ही डायनामिक एडवोकेट हैं। बाकी के इंट्रोडक्शन मैं चाहता हूं कि वो खुद दें। हाय मैम, वेलकम टू ताजा टॉक विद स्पॉटिफाई। Thank you so much, KP. I'm Advocate Anju Charan, a prosecution officer by profession and a child activist also, working for the gender sensitization and rights of the woman and the child at large. इससे पहले कि मैं अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करूं, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं जो मैं पॉडकास्ट से पहले सोच रहा था कि यू हैव अ वेरी वेरी डायनामिक पर्सनालिटी, very good Thank you so personality. much for that. The way you speak, the way you wearing clothes, and मुझे लगता है पूरी भारतीय नारी की मिसाल ना आप हो। Thank you so much. It's so nice of you. Thanks for the compliments taken by heart. So मैं आगे बढ़ता हूँ अपने पहले क्वेश्चन के साथ। आपको क्या लगता है कि पिछले कुछ सालों में जो मदर्स को लेकर सोच है दुनिया की, वो बदली है या बदली है तो कैसे बदली है? जी, मदर को लेकर के सोच बदली है। मदर का रोल भी काफ़ी चेंज हुआ है ओवर द इयर्स। जैसे पहले हम देखते थे कि मदर का रोल था वो इनिशियल जो 4 या 5 इयर्स होते थे वहाँ ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता था। उसके बाद में चाइल्ड यूज टू बिकम द पार्ट ऑफ द सोसाइटी और एज पूरी फैमिली मिलकर के केयर करती थी। नाउ डेज जॉइंट फैमिली होने की, डिसइंटीग्रेट होने की वजह से और या फिर न्यूक्लियर फैमिलीज के ज़्यादा संख्या में होने की वजह से द सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द चाइल्ड दैट रेस्ट ऑन द चाइल्ड हिमसेल्फ, मतलब मदर के ऊपर है। तो ऐसे में मदर का रोल काफ़ी चेंज हुआ है और प्लस अब एक्टिविटीज़ भी इतने हो गए हैं, चाइल्ड भी इतने हाइपर एक्टिविटी हो गए हैं, तो उनके लिए दे नीड समथिंग और द अदर आफ्टर अ वाइल। तो इसके लिए मदर का जो रोल है वो काफ़ी चेंज हो चुका है और जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। पहले फीमेल के ऊपर मैनुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा थी, अब मैनुअल, मोरल, शेपिंग अप ऑफ द चाइल्ड, उनके को करिकुलर एक्टिविटीज में उनको इंडल्ज करना, एवरीथिंग हैज चेंज्ड एंड दैट सोली डिपेंड्स ऑन द मदर ऑफ मैंने एक नारा सुना था, उसमें पहले था ना, हम दो हमारे अनेक। अब मुझे लगता है वो आ गया हम दो हमारे दो। काइंड ऑफ। मेरा ये क्वेश्चन है कि आज की मदर्स को क्या कैसी कैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है जो पहले की मदर्स को नहीं करना पड़ता? वी आर लिविंग इन अ टोटली डिफरेंट वर्ल्ड। 50 इयर्स को आप देखोगे आज से पीछे जाकर के, तो आई थिंक माई मदर हैड अ रियल कूल एंड पीसफुल लाइफ। एंड और जो साइबर टेक्नोलॉजी का जिस तरह से अभी विकास हुआ है, जिस तरह से ये डेवलप हुई है, दैट हैज गॉन इनटू द हैंड्स ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन इन द सोसाइटी, मदर का रोल तो बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है। नॉट ओनली दैट ऑफ द मदर, एज द वुमन एट लार्ज है ना, ये रोल बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आई थिंक बढ़ गई है, डबल हो गई है। ऑफ कोर्स इट इज देयर। पहले यही होता था कि आप सिंपल बच्चे को पढ़ाई लिखाई कर दी, शादी कर दी, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कर दिया आपने उनको। आई थिंक पहले तो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी नहीं हाँ, करते थे, बस बड़े हो गए एंड स्टडी की एंड शादी होगी, देन बच्चे, बिल्कुल मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मोरालिटी की होती थी, संस्कार शेप अप करना माता की जिम्मेदारी होती थी। और अब तो सब कुछ माँ ही है, सब कुछ करना है उनको। आपको बच्चा आपके इंटरनेट पे क्या स्क्रॉल कर रहा है आपको वो भी वॉच करना है, आपको उनके ट्यूशंस के लिए देखना है, बाहर वो किस इन्वायरमेंट में एक्सपोज हो रहा है आपको वो भी देखनी है। और राइट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, कौन सा स्कूल जाएगा बच्चा, प्ले ग्रुप कहाँ ज्वाइन करेगा, उसके लिए भी माता को बहुत ज्यादा रिसर्च करनी पड़ती है। तो थिंग्स आर नॉट इजी, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो गया। एंड इफ यू आर वर्किंग वुमेन देन इट्स लाइक it's very difficult. Of course it's a double responsibility and norms of society में मदर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ी है, बट मदर की रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में उसकी लाइबिलिटीज पहले से ज्यादा चेंज हो गई हैं। कि आज भी बच्चा अगर कुछ गलत करता है तो हम मदर का रोल कितना डिफिकल्ट है हम ये नहीं देखते, हम उसके ऊपर लाइबिलिटी इंपोज करते हैं कि समथिंग हैपेंस टू द चाइल्ड, बी इट गुड और बैड होता है तो माँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा हो जाती है, गुड होता है तो क्रेडिट लेने वाले बहुत सारे लोग आ जाते हैं। This is like what I've seen around me over the ages, the way I have grown up, the field in which I work. मैंने ये जो नोटिस किया तो that वो conclusion है ये कि मदर दे आर इट्स गेटिंग वेरी डिफिकल्ट। कि मेट्रोपॉलिटन सिटीज में हम रहते हैं तो वहाँ पर तो एक्सेप्ट हो जाता है कि भाई दोनों को वर्किंग होना पड़ेगा, है ना, होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए। बट अभी भी इंडिया में ऐसी कुछ सोसाइटीज हैं, ऐसे कुछ गांव हैं, है ना, ऐसे कुछ एरियाज विलेजेस हैं जहाँ पर अभी भी एक्सेप्ट नहीं करते
तो उसके लिए आपका क्या थॉट है, अगर आप उस पर कुछ काम कर रहे हैं कि नहीं, कि जो विलेजेस हैं वहां पर जी। भी अभी कहते हैं कि यार हमने बच्ची को पढ़ाना है, शादी करनी है, अभी भी वो सोसाइटीज है इंडिया में, तो उसके लिए आपकी क्या सोच है? देखिए, ये एक सेफर साइड में रहना चाहते हैं पेरेंट्स, है ना। कोई जो मदर की या फादर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी एजुकेशन हो गया, और उसके बाद में गांव वालों की सोच अभी भी वही है, और मेल मेंटेलिटी है वो अभी भी बहुत ज्यादा चेंज नहीं हुई है। और जो डिसीजन मेकिंग पावर है, अगर एक मदर चाहती भी है कि वो अपनी बेटी को आगे पढ़ाए लिखाए, तो उस घर के पुरुष हैं वो ये नहीं चाहेंगे कि ये बेटी बहुत ज्यादा कुछ आगे बढ़े। उनका अभी भी रहता है कि टू गेट रिड ऑफ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी बाय गेटिंग मैरिड ऑफ द डॉटर। तो ये अभी बहुत ज्यादा, इवन आप मेट्रोज में भी अवेलेबल है, ऐसा नहीं है। कुछ इलाइट ग्रुप्स को अगर आप छोड़ देते हैं तो मेल मेंटेलिटी हैज नॉट चेंज्ड वहां पर मच। ज्यादा है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि गांव में बच्चियां ज्यादा सेफ रहती हैं, because they are in the eyes of the many people around there. क्योंकि वहां पर तो हाँ, होता है ना, विलेजेस हैं, villages, तो they know each other. हाँ, आस पड़ोस सब हाँ, फैमिली होती है। और रिसेंट ईयर्स में यदि आप देखोगे तो जहाँ मेट्रोज के अंदर भी जो अर्ली मैरिज का जो एज है वो बहुत ज्यादा 18 के अराउंड पहुंच चुका है, जबकि अब अराउंड इन 90s में इट वाज गॉन अप टू 25-26 इयर्स के आसपास था। तो अब ये एज है तो ये डिमिनिश होकर के और वापस 18-20 इयर्स में, क्योंकि दे डोंट वांट टू बियर द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर रेजिंग अ गर्ल चाइल्ड। अब पेरेंट्स थोड़ा, आई डोंट नो, changing norms of the society, the rising offenses in the circle or society, that could also be one of the reason. But ये काफी अब अर्ली एज है मैरिज की, 18-19 तक they want their daughters to get married. अभी भी ऐसा हो रहा जी है? हाँ बिल्कुल, इट्स हैपनिंग। चाइल्ड का क्योंकि नॉर्म फिक्स हो गया, इफ यू डू इट बिफोर द एज ऑफ 18 देन इट विल बी एन ऑफेंस। तो बहुत कम फैमिलीज ऐसी हैं जो अभी सोच रही हैं कि बच्चियां आगे बढ़े करें, और वो जो भी है वो हमारे और आपके नोटिस में भी आती हैं, आप और हम नोटिफाई भी करते हैं। तो सिटीज में भी काम करने का उतनी ही जरूरत है जितनी रूरल एरियाज में है। और रूरल में तो उनको आप इंस्पायर करो, मोटिवेट करो तो दे गेट मोटिवेटेड, बट जो मेट्रोज में दे आर हार्ड नट्स टू क्रैक, तो उनसे बात करने की, बहुत काउंसलिंग की जरूरत होती है इन लोगों को कि ये इस तरह की कोई डिसीजन ले और गर्ल्स के लिए बेनिफिट के लिए कुछ काम करें। सो मैं थोड़ा सा चाहता हूँ कि आप शादी से पहले का अपने बारे में बताएं कि आपका थॉट प्रोसेस क्या था, आपकी फैमिली का थॉट प्रोसेस क्या था, कि आपको प्रोफेशन, मतलब मुझे ये चूज करना है, या आई वांट टू बी इंडिपेंडेंट गर्ल, है ना, वो थॉट कहाँ से आया? क्योंकि मैक्सिमम क्या होता था, आप आप आई थिंक 80s या 70s born है, तो उस टाइम पे थॉट तो था ही नहीं ना ऐसा जो आप अभी हम बात कर रहे हैं कि भाई 18-19 साल की लड़की हो जाए तो शादी कर दो। वो थॉट आपके माइंड में कैसा आया, और आपकी परिवार ऐसा था, फैमिली ऐसी थी कि भाई इंडिपेंडेंट बनना है आपको? फैमिली बैकग्राउंड का बहुत हेल्प रहा। फादर मेरे आर्मी में थे, उन्होंने काफ़ी सालों तक आर्मी में जॉब किया, एंड आई हैव बीन ट्रैवलिंग टू प्लेसेस लाइक इलाहाबाद, चंडीगढ़, तिनसुकिया इन असम, एंड देन अहमदनगर ऑल्सो। तो मेरा जो एजुकेशन सिस्टम था, एंड इट वाज लाइक ऑल्सो कल्चरल इंटरेक्शंस भी बहुत ज़्यादा होते थे हम लोगों के। तो उस समय की अगर आप देखेंगे तो जो मिस यूनिवर्स और मिस वर्ल्ड बनती थी तो वो सब की सब आर्मी बैकग्राउंड से होती थी। तो क्योंकि वहाँ पे आप इतना ज़्यादा लोगों से, इतने तरह तरह के लोगों से मिलते हो, तो आप मेंटली बहुत मैच्योर हो जाते हो, तो डिसीजन मेकिंग का पावर भी वहीं से आया। और प्लस आई वॉज रेज अमंग द बॉयज, मेरे आसपास जो मेरी फैमिली में भी थे वो भी सारे बॉयज थे, तो उनको लिबर्टी थी कि वो अपने डिसीजंस खुद लें। तो मुझे भी वो लिबर्टी मिली। प्लस आई हैड द सपोर्ट ऑफ माय फादर, दो माय बुआजीज, एंड इट्स नॉट अबाउट देम टू बी ब्लेम्ड। वो उस टाइम का जो हमारा सोशल सेटअप था वो भी इसी तरह का, तो दे वांटेड टू गेट मी मैरिड ऑफ एट एन अर्ली एज, बट माय फादर सेड कि नहीं, इनको एजुकेशन कंप्लीट करना है, प्लस शी विल हैव अ प्रोफेशनल डिग्री ऑल्सो। So I did B.Ed at that time also. So professional. When you complete that B.Ed? It was in 94. 94. Yes, I had completed my B.Ed in 94. Then after that only my father got married to the person of my choice की इनका जो compatibility level है वो इनको देखना है, मुझे नहीं देखना है। तो my father really had a tough time raising me and fighting for my rights also. तो ये पापा को credit goes to him. And then by the grace of माँ करनी और by the Lord, मेरे हस्बैंड भी बहुत सपोर्टिव हैं, तो उन्होंने ही लेफ्ट मी लाइक यू जस्ट वेंडर, द वर्ल्ड इज योर्स, द स्प्रेड योर विंग्स एंड फ्लाई, गो डू व्हाटएवर यू विश टू, व्हाटएवर यू वांट टू, इज आल्सो सो लाइक इट्स लाइक ब्लेसिंग ऑफ द ऑलमाइटी कि मुझे बहुत सपोर्टिव लोग मिले आपको आफ्टर मैरिज, बिफोर मैरिज आपको सपोर्ट मिला। इट वाज अ सपोर्टिव फैमिली। सो ऐसे लोगों को कैसे हम इंस्पायर करेंगे कि यार, कि ऐसे पेरेंट्स को कि यार हमें अपने बच्चों को इंडिपेंडेंट बनाना चाहिए,
देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि आपने कई बार एक चीज सुनी होगी कि पैसा खुदा तो नहीं है, पर खुदा से कम नहीं है। बहुत सारे सोसाइटी में ऐसे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे जहां वुमेन एक अनफेवरेबल, एक अनजस्टिफाइड इन्वायरमेंट में इसी वजह से सरवाइव कर रही है बिकॉज शी इज नॉट फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। और वो अगर उसके पास अगर रिसोर्सेज होते फाइनेंशियली, तो शी वुड हैव बीन वॉकड आउट ऑफ दैट वेरी मोमेंट। तो ये एग्जाम्पल्स ऐसे हैं जो हमें पेरेंट्स को बताने चाहिए, और मुझे लगता है पेरेंट्स खुद भी नोटिस करते होंगे। द फर्स्ट रिक्वायरमेंट शुड नॉट बी टू गेट मैरिड इनटू अ नेचुरल दिस थिंग इन बॉन्डिंग। फर्स्ट रिक्वायरमेंट शुड बी कि आप फाइनेंशियली सेटल हो जाइए, रेस्ट ऑफ द थिंग्स विल फॉल इन प्लेस। बाकी सारी चीजें उसके बाद में हो ये देखते हैं जाएंगी। ना कि लड़के का परिवार अच्छा है, लड़के के पास सब कुछ अच्छा है, जॉब करता है या नहीं business नहीं, अच्छा लड़की है। हैज टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, बोथ ऑफ देम, इट्स नॉट बोथ फॉर द मेल एंड फीमेल, दोनों को ही फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने चाहिए। अब तो हमारी रिक्वायरमेंट्स भी तो बढ़ गई है ना, हमारा लिविंग स्टैंडर्ड भी तो राइज अप हो गया है। तो सिर्फ मेल का कमा करके लेकर के आना, देखिए पिछले मैं कई बार ये बोलती भी हूँ कि आपकी जो फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपकी 15 ईयर्स की तक रहती है। आज हम बच्चे तो हमारी मम्मी की 20 ईयर्स तक, 25 ईयर्स तक मम्मी ने हमें केयर किया हमारी। उसके बाद तो वी, मी एंड माय ब्रदर्स, वी ऑल वॉकड आउट ऑफ आवर लाइफ एंड शी वाज लेफ्ट अलोन एट होम। तो आप ये देखिए उस समय वो क्या करेंगी कि मैंने जिनके लिए सब कुछ किया वो मेरे पास नहीं है, एंड वी हैड आवर ओन फाउंडेशन कि हमें कमाना है तो हमें बाहर तो निकलना ही पड़ेगा। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि फीमेल राइट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, आई स्टार्टेड अर्निंग एट द एज ऑफ इन द ईयर 1992 व्हेन आई वाज इन माय ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर ओनली। मैंने तब से मेरा कमाना शुरू किया था। मुझे आज भी पैसे मांगना अच्छा नहीं लगता है। अभी भी मैं जॉब कर रही हूँ, मेरी गवर्नमेंट जॉब है, वो मैं इसीलिए करती हूँ कि मुझे आज भी मुझे मेरा पैसा खुद का चाहिए, जिससे मैं जैसे चाहूँ, मुझे कभी ये ना देखना पड़े कि मुझे हस्बैंड से कुछ लेना है या बच्चों से कुछ लेना है। मुझे ये चीज, तो वो एक सेल्फ रिस्पेक्ट खुद के अंदर होनी चाहिए, हर फीमेल के अंदर होनी चाहिए कि मुझे कहीं से कुछ बोरो नहीं करना है, मैं मेरी अपने सेल्फ मेड होनी चाहिए, मेरी सारी बिलोंगिंग्स मेरे लिए होनी चाहिए, मैं गिफ्ट करूं, मुझे किसी मेल से कोई गिफ्ट नहीं लेनी पड़े। वेरी नाइस। मुझे लगता है कि यू हैव अ नाइस थॉट। मतलब एक क्वेश्चन आपसे और है कि बीइंग एन एडवोकेट आपको कैसे कैसे केसेस को डील करना पड़ता है? सी, आई एम अ गवर्नमेंट एडवोकेट, तो हमें जो भी स्टेट केसेस अलॉट करती है, एंड दैट आर क्रिमिनल केसेस ओनली, जिनमें हम जो स्टेट के अगेंस्ट ऑफेंसेस, सारे स्टेट के अगेंस्ट ही होते हैं, तो स्टेट के अगेंस्ट जो भी ऑफेंसेस होते हैं उनमें हम डील करते हैं। तो दैट इज टोटली एन ऑफिशियल वर्क, और उसमें हर टाइप के केसेस, लाइक छोटे मोटे ट्रिफलिंग, मारपीट से लेकर के और मर्डर तक के केसेस भी शामिल होते हैं, इंक्लूडिंग द डाउरी डेथ, सेक्सुअलिटी, वुमेन या चिल्ड्रन के अगेंस्ट जो भी ऑफेंसेस हैं, ऑल टाइप ऑफ क्रिमिनल केसेस आते हैं। सो बीइंग अ मदर, जी, आप ऑफिस में अपने केसेस में जाती हैं, है ना, उसके बाद आपको घर पे भी आना है, तो वो माइंडसेट कैसे लेके आती है घर पे? क्योंकि घर पे भी आपको आके वो घर के केसेस लड़ने हैं या घर के काम एंड ऑल। बीइंग अ मदर, चाहे हमारे पास कितने भी मेड्स एंड नौकर हैं, बट हमें कुछ काम तो खुद करने ही पड़ते हैं। तो वो डील करती हैं, फिर आप दोनों चीज़ों को कैसे मैनेज करके चलती हैं? जी हाँ, इसके लिए तो मैं जब भी किसी भी वुमेन कॉलेज में या कोई फीमेल से रिलेटेड फंक्शन होता है तो उसमें मैं जाती हूँ, और वुमेन राइट्स के ऊपर हम काफ़ी बात करते हैं। बट एक चीज़ जो मैं बोलती हूँ गर्ल्स को और लेडीज़ को भी, कि आप कुछ भी कर लें, आप किसी भी पोस्ट पे चले जाएं और आप लाइफ में कितना भी प्रोग्रेस कर लें, हमारी सेंचुरीज निकल गई हैं वुमेन का रोल इवॉल्व होते हुए, बट जो बेसिक एक मदर और एक फीमेल की जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसी भी तरह से कम नहीं हुई है, वो वहीं की वहीं है। और जो फीमेल एक फैमिली के लिए कर सकती है वहां पर कोई मेल स्टैंड ही नहीं करता है। इसीलिए हमारा लॉ भी है, तो वो ये कहता है कि जो बच्चे के फर्स्ट 5 इयर्स जो होते हैं उसके बचपन के, उसकी नेचुरल गार्जियन उसकी मदर को ही बनाया है। लॉ में भी इस चीज को कंसिडर किया गया है कि नथिंग कैन रिप्लेस द मदर इन द वर्ल्ड। और मैंने इंदिरा गांधी जी की बायोग्राफी भी पढ़ी है, तो उनमें छोटे छोटे इंसिडेंसेस मेंशन किए हैं कि वो कैसे तुरपाई करती थी अपनी साड़ी के लिए, कैसे खुद कई बार फॉल पिको लगाती थी, और खुद किस तरह से अपने बच्चों के लिए, अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को वो टाइमिंग्स दिया करती थी। तो ये जब उन्हीं की नहीं चेंज हुई है ड्यूटीज, तो हमारी जो कॉमन वुमेन है उनकी तो कैसे चेंज होगी। एंड द फैमिली या हमारे हार्मोन्स देख कह लीजिए, या हमारे जो क्रोमोसोम्स हैं, शायद हम इसी तरह से ही बने हुए हैं कि हम चीजें आत्मसात करते हैं। सिगमंड फ्राइड ने कहा था कि मैन इज नॉट एनिमल बाय नेचर, इट्स अ वुमन, इट्स अ फीमेल हु मेक्स हिम सोशलाइज्ड।
तो अगर वुमेन नहीं होती है तो मेन भी शायद बार्बरिक बन के ही रह जाता, और सिंगल मेल के लिए सरवाइव करना बहुत मुश्किल होता है। सिंगल फीमेल बहुत आराम से सरवाइव कर लेती है, वो इतनी स्ट्रांग होती हैं। तो ये वर्क एंड फैमिली लाइफ का बैलेंस के लिए गॉड ने एक बना करके भेजा हुआ है फीमेल्स को, कि वो जितना बेटर तरीके से वो कॉप अप कर लेती हैं, वो उतना मेल्स नहीं कर पाते हैं। तो हमारा रोल हमारा वर्क लाइफ में भी हमारे ऊपर क्योंकि प्रेशर रहता है कि बीइंग ए फीमेल आप एक्सक्यूज लेंगे, आप लीव्स लेंगे, बच्चों का बहाना बनाएंगे, तो हम उन सब चीजों से बचने की कोशिश करते हैं। और ये सब वर्क प्लेस की ये रियलिटी यही है, चाहे दूसरे हमारे मेल जो कलीग्स हैं या कोई भी व्यक्ति कुछ भी कहे, फीमेल्स ज्यादा वर्क करती हैं। एक बार मैंने किन्हीं फेमस एंटरप्रेन्योर का वो पढ़ा था, क्या कहते हैं, पॉडकास्ट देखा था आपकी तरह जिस तरह से अभी बन रहा है, तो उन्होंने कहा कि इफ यू वांट समथिंग बीइंग सेड टेल अ मैन, एंड इफ यू वांट गेट समथिंग डन टेल अ वुमन। वो आपको वो टास्क करके देंगी। तो वो मॉरल प्रेशर रहता है वर्क प्लेस पे भी। एंड व्हेन यू कम एट होम तो घर में सब यही पूछते हैं कि मम्मी कहाँ है, बहू कहाँ है, हस्बैंड भी आते हैं तो ही लुक्स की हमें एक कॉफी बनी हुई मिल जाए। तो आपकी पोजीशन बहुत ज्यादा चेंज नहीं होती हैं। सर्वेंट्स होते हैं, उनका एक काम अलग होता है, वो अपना अलग काम करते हैं, लेकिन जहाँ इमोशनल अटैचमेंट की होती है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात होती है, वहाँ एक मदर को, एक फीमेल को रिप्लेस कर पाना बहुत मुश्किल है। इवन आप ये देखिए कि फीमेल ही होती हैं जो अपने हस्बैंड को ये बताती हैं कि आपको इस फंक्शन में जाना है, यहाँ कहाँ पे हमें विद फैमिली जाना है, या आपके सिस्टर घर पे आ रही है तो उनको क्या गिफ्ट्स दी जानी चाहिए। ये सारी चीजें, छोटी छोटी चीजें चलती रहती हैं, आपको क्या पहनना है, बिल्कुल, आपको कहाँ जाना है, कैसे जाना है ना। तो इवन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं। एक ब्रदर, अगर मैं आज मेरे ब्रदर के घर जाती हूँ तो मेरे ब्रदर को नहीं पता है कि मेरी सिस्टर आएगी, तो उसके लिए मैं सिस्टर हूँ तो वो मुझे उसी नॉर्मल तरीके में या वैसे ही डील करेगा, और क्या जाएगी तो उसको क्या चाहिए, क्या गिफ्ट देना, ही डजंट नो। मेरी भाभी है तो वो बताएंगी उनको कि नहीं भाई से आए तो हमें ये करना चाहिए, ये चीज होनी चाहिए। तो इट्स द जो हमारा सोशल सेटअप है, जो हमारा सोशल स्ट्रक्चर है, उसमें जो हमारे रिलेशनशिप्स है एक दूसरे से, उसको मेंटेन करने के लिए फीमेल बहुत जरूरी है। और मदर या वो किसी भी रूप में हो चाहे, उनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये वर्क और होम लाइफ का बैलेंस बिना फीमेल के बहुत मुश्किल होता है। तो आपने लॉज की जैसे बात की, हम लॉ जी। की बात कर रहे थे, तो कभी कभी ऐसा नहीं लगता कि फीमेल्स के लिए लॉ कुछ ज़्यादा ही बनाए गए हैं, जो आई थिंक मेल के लिए इजी हो जाता है उसको यूज़ करना। तो कहाँ तक आपको लगता है कि यार कि कभी कभी मिस यूज़ भी हो जाता है लॉ का फीमेल्स के लिए? जी, आप मुझे ऐसा लग रहा है कि जो रिसेंट इंसिडेंट्स हुए हैं कुछ एक दो की वजह से, जैसे एक पहले नारा चलता था ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो मैंने कहीं पे कोट अभी रिसेंटली देखा था, बेटी पढ़ाओ और लड़के बचाओ, कुछ ऐसा भी शुरुआत हो गई है। तो हम उस सेंस से नहीं देख पाते, हम ये देखते हैं कि यार जो फीमेल्स हैं उनके लिए लॉज बने हुए हैं तो उसका मिस यूज भी करती हैं। तो ऐसे केसेस जब आते हैं आपके पास, तो कैसे उसको बैलेंस लेके चलते हो, या आप लॉ के साथ ही चलते हो कि भाई जो लॉ में लिखा है हम तो वही करेंगे? बिल्कुल, वी हैव अ ड्यूटी। अगर ऑफिशियली बात करते हैं तो वी हैव अ ड्यूटी। जो भी कंप्लेनेंट आएगा हम उसकी तरफ से स्टेट के लिए केसेस लड़ते हैं, तो यहाँ पे देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज, हमें उसका फेवर करना ही है। बात हम सोशल सेटअप की बात करते हैं या लॉ के जो यूज है, मिस यूज है, और जो रिसेंट इंसिडेंट्स आपने अभी रेफर किए हैं, इन इंसिडेंट्स की जो सुसाइड्स करी, एक दो बेंगलोर में मेल्स ने करी आफ्टर द हैरेसमेंट बाय द, काफी बातें उठी हैं कि यार बिल्कुल बिल्कुल कि मतलब मिसयूज हो रहा है। जी हाँ, बिल्कुल मिसयूज हो रहा है। कहीं भी पावर आता है तो पावर करप्ट्स, वो चाहे किसी के लिए, चाहे मेल के लिए हो, फीमेल के लिए हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी में हो, चाहे वो पॉलिटिक्स में हो, चाहे वो कहीं भी सोशल सेटअप में हो, किसी भी फॉर्म में हो, तो पावर करप्ट्स। और जिसको पता चल जाता है वो अपने अपने तरीके से लॉ को भी मैनिपुलेट करते हैं। और ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ वही आएंगे जो विक्टिम्स हैं। कई लोग दूसरों को विक्टिमाइज करने के लिए भी लॉ का यूज कर लेते हैं, तो ये बहुत कॉमन चीज है। बट इसके पीछे एक बहुत बड़ा थॉट है, उसके बारे में जो बहुत सारे लोगों को पता नहीं। और 2 या 4 इंसिडेंट्स जब इस तरह के हो गए तो हम बहुत ज्यादा इस चीज को लेकर के सेंसिटिव हो गए कि मेल्स के लिए भी ऐसे लॉ होने चाहिए। इसके पीछे बहुत बड़े रीजंस हैं कि आप ये देखिए कि हम जब राजा दशरथ और केकई की बात करते हैं, उस समय का सोशल सेटअप देखिए और आज का सोशल सेटअप देखिए, कितना चेंज आ गया है। आपको ध्यान होगा तो राजा दशरथ ने केकई को 3 वरदान दिए थे। कहाँ दिए थे वो वरदान, क्यों दिए थे? क्योंकि युद्ध भूमि में केकई ने राजा दशरथ की जान बचाई थी। और युद्ध भूमि में कौन जाते हैं? मार्शल। वो उनकी चैरियट जो था, जिस तरह से राजा वो अर्जुन के लिए जो काम कृष्ण करते थे, वही काम केकई दशरथ के लिए करती थी। और जब उनके प्राण संकट में आए तो केकई ने उनके प्राण बचाए थे। मीन्स कि शी हैज मार्शल टैक्टिक्स ऑल्सो। उनको मार्शल आर्ट पता था
शी वॉज एट कैपेबल सोल्जर ऑल्सो, तभी वो बैटल फील्ड में गई थी और अपने पति के प्राण बचाए थे। हमारी सोसाइटी की वहां से शुरुआत हुई है। अगर हमारे सोशल नॉन लिबरल नहीं होते तो रजिया कभी भी हिंदुस्तान में सुल्तान नहीं बन सकती थी। फिर पता नहीं क्यों कहां से एक एरा ऐसा निकल करके आया जहां फीमेल को धीरे धीरे करके विक्टिमाइज, इंडिया में कभी पर्दा प्रथा नहीं थी शुरू में, फीमेल्स बराबर अपने मेल काउंटर पार्ट के साथ में दरबार में बैठती थी, उनके जो भी डिसीजन होते थे उनमें बराबर भागीदार होती थी फीमेल्स। और संयमवर का अधिकार था इंडिया में। अगर हम आज भी हिंदू लॉ की बात करें तो वी रिकॉग्नाइज अराउंड 18 टाइप्स ऑफ मैरिजेस, हम रिकॉग्नाइज करते कि हर तरह की, फीमेल हैड द चॉइस, मेल हैड द चॉइस, उन्होंने गुप्त रूप से शादी कर ली, कुछ भी किया अगर, एंड एवरी चाइल्ड वाज लेजिबल। और हम पुत्रों को भी कुंती पुत्र के नाम से, इस तरह से मदर के नाम से जानते हैं। तो ये जो ब्लैक एरा आया था, इसने क्या किया कि रीजन चाहे जो भी कहें, मैं कहूंगी तो वो कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, बट पूरी फीमेल की जो पोजीशनिंग थी ना उसको पूरा मैनिपुलेट करके और उसको बहुत ज्यादा डेरोगेटरी कंडीशन में ला करके रख दिया। तो आफ्टर इंडिपेंडेंसी से पहले तो यही होता, देखिए आप रानी लक्ष्मीबाई थी, युद्ध में लड़ी थी, है ना। तो अगर हमारा इंडिया बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव होता तो ऐसा नहीं होता, लेकिन फिर ये कुछ पता नहीं बाहर की सभ्यताएं आई या जो भी कुछ हुआ है, तो फीमेल की पोजीशन बहुत ऑकवर्ड हो गई, सती प्रथा हो गई, डाउरी हो गई, इस तरह। तो ये भी अराउंड 300 to 400 ईयर्स इंडिया के अंदर चला। और फिर जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो इन्होंने सबके लिए रिजर्वेशंस रखे, सबको लिए स्पेशल स्टेटस दिए, और जो फीमेल्स थी क्योंकि वो भी सिटीजन है इस देश की, तो उनके लिए भी उनके राइट्स को रिकॉग्नाइज करने के लिए, उनके खिलाफ जो एट्रोसिटीज हैं उनको कम करने के लिए भी स्पेशल लॉज बनाए गए। तो देखिए जो सदियों से चला आ रहा है उसके लिए पिछले 70 सालों के बाद, मतलब 70 सालों में कानून बने उन चीजों के ऊपर, और उसको लेकर के अभी 2 या 3 सुसाइड हो रहे हैं। तो हम, आप ये देखिए कि अगर ये लॉज अगर बैकआउट हो जाते हैं या रिअपील हो जाते हैं तो ये कितने सारी फीमेल्स के राइट्स को इफेक्ट करेंगी। मैं ये नहीं कहती कि इन लॉ का मिसयूज नहीं हो रहा है, दोनों चीजों से मिसयूज हो रहा है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। बट ये भी है कि अगर हम उन लॉ को अगर रिअपील कर देते हैं या वो हमारी लेजिस्लेचर उन्हें पीछे हटा लेता है, जो रियल में विक्टिम हो रही हैं, तो उनके साथ में कितना बड़ा उनका दुर्भाग्य होगा। तो हमें मेल्स के फेवर में एज सच, क्योंकि स्टिल दिस इज अ मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी, आप जाकर के देखिए, चाहे वो विलेजेस में हो और या चाहे वो सिटीज के अंदर हो, मेल डोमिनेंस अभी भी है। फीमेल के पोजीशन में अभी भी फीमेल दे आर अर्निंग, बट मोर और लेस दे आर इमोशनली डिपेंडेंट। ये भी एक चीज है कि फाइनेंशियली डिपेंडेंट तो हो गई है, बट इमोशनल इंडिपेंडेंस अभी भी फीमेल्स में नहीं है। दे लुक ऑन टू देयर फादर, दे लुक ऑन टू देयर ब्रदर, टू हस्बैंड, कि प्लीज मैं ये करूं, मैं ये नहीं करूं। अभी भी ये बहुत ज्यादा चल रहा है, और एजुकेशन है उसका वो प्रॉपर तरीके से यूज नहीं कर पा रही है। तो ये रीजन है, इसीलिए मैं थोड़ा इस चीज के फेवर में नहीं हूँ। मैं इसी पे आता हूँ आपके बाद। आप सोशल वर्क भी करती हैं साइड बाय साइड। जी प्लीज। है ना? जी हाँ। सो क्या करती हैं बेसिकली उस पे? बेसिकली मैं जेंडर सेंसिटाइजेशन के ऊपर मेरा ज्यादा काम है, जो मेल और फीमेल इक्वालिटी की बात करते हैं, और जो बच्चों के अंदर अभी जो जेंडर को लेकर के एक कंफ्यूजन वाला स्टेट चल रहा है, और जो एक, देखिए हमारी जो जनरेशन है इसने सबसे ज्यादा चेंजेस देखे हैं। जिस जनरेशन को मैं बिलोंग करती हूँ, आप थोड़ा फिर भी बाद की जनरेशन को बिलोंग करते हैं, तो हमने वहां से शुरुआत करी जहाँ लैंडलाइन भी बहुत इक्के दुक्के घर में हुआ करते थे, और आज बच्चा पैदा होते ही पूरा दुनिया उसके हाथ में है। हमें टैब को और न्यू मोबाइल फोन को हाथ लगाने में डर लगता है, बट दैट चाइल्ड इज बेयरली स्केयर्ड ऑफ एनीथिंग, वो सब कुछ स्क्रॉल कर रहा है। तो ये जो चीजें, जो जनरेशन में मैंने जो चेंजेस मेरी एज के अकॉर्डिंग जो मैंने देखे हैं, जो मैंने विजुअलाइज किया है, तो मैंने यूथ बहुत जेंडर को लेके बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, हमारी एज के लोगों में भी है और न्यू जनरेशन के अंदर भी ये कंफ्यूजन है। तो ये जो एक सेक्सुअल या जेंडर ओरिएंटेशन वाली जो चीज है, तो मेरा ज्यादा फोकस इसके ऊपर है। एंड व्हाट डज रियली जेंडर सेंसिटाइजेशन मीन्स, इसका मतलब ये नहीं कि आप और मैं एक ही बराबर बैठे हुए हैं, या आप और मैं एक ही चीज के लिए पे कर रहे हैं, या हमारा एक्सेस एक ही जगह पे है। जेंडर सेंसिटाइजेशन इज मच मोर देन दैट, एंड फीमेल दे प्ले डायनामिक रोल इन जेंडर सेंसिटाइजेशन। तो इसी मेरा मेन फोकस यही रहता है कि मेल फीमेल इक्वालिटी रहे, और जेंडर सेंसिटाइजेशन इज द मस्ट, एंड दैट इज व्हाट वी नीड in terms of the new generation also and for the old generations also. इसको सेंसिटाइज होकर के और इस परसेप्शन को बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही
एक ह्यूमन अप्रोच के साथ डील करने की जरूरत है। कैसे, मतलब मेरा कुछ एग्जांपल्स के साथ कि कैसे इसको किया जा सकता है? जी बिल्कुल। सो आपको नहीं लगता कि जैसे चेंज ओवर आया है, अब हम डिजिटलाइज हो गए हैं, तो आई थिंक वो हमें टाइम के साथ चेंज होना पड़ता है। जी, चेंज तो होता है, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट थिंग इन द वर्ल्ड। बाकी सारी चीजें हैं, चेंजेस ऑन द कांस्टेंट है, बाकी सारी चीजें चेंज होती रहती हैं। चेंज होती है। हाँ, तो और उसमें ये है कि इवोल्यूशन तो हुआ ही है। हम कहाँ से एक वो रैप से होमो सेपियंस बने हैं, तो ये बट स्पीड कितनी है चेंज की? काफी ज्यादा। बिल्कुल। आप 0 से लेकर 10 पर जा रहे हैं, नो इश्यूज, 100 पर भी जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 0 से 1000 के ऊपर जब कोई कार रेस पे जाती है तो उसमें आपको कितनी ज्यादा सेफ्टी और सिक्योरिटी की जरूरत होती है। आपका माइंड, आपकी बॉडी स्पेशली उसके लिए अलर्ट होनी चाहिए कि जो चेंजेस हो रहे हैं उसको एक्सेप्ट करें। So, चेंज कैसे करेंगे, मतलब एक दो एग्जांपल्स में समझाइए कि कैसे आप जेंडर सेंसिटाइजेशन के टुवर्ड्स, जेंडर सेंसिटाइजेशन के टुवर्ड्स ये है कि हम हमारी जेंडर के जो लोग हैं, लाइक आई एम ए फीमेल, माय ओरिएंटेशन इज दैट ऑफ ऑल फीमेल ओनली, तो मैं जो लेगेसी आगे पास आउट कर रही हूँ दैट इज शुड बी टू द रिस्पेक्ट ऑफ दैट वेरी पर्सन, जो भी हमारे आसपास के लोग हैं उनके लिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि व्हाट शी इज अर्निंग, व्हाट शी इज डूइंग, उनको एज एन इंडिविजुअल आप रिस्पेक्ट कल्चर एक रिस्पेक्ट होनी जरूरी है साथ में। बिल्कुल, वो रिस्पेक्ट उसकी किसी स्टेटस की वजह से नहीं होनी चाहिए, उसका लाइक अगर गॉड फॉरबिड, मेरे साथ ऐसा नहीं, बट एक होता है कि पहले लेगेसी ये पास आउट होती थी कि एक बहू को अगर उधर मदर लॉ ने टॉर्चर किया है तो वो उसी लेगेसी को या वो बदला कंटिन्यू करती थी अपनी बहू के साथ से, एंड वो एक मेंटल ट्रॉमा पास ऑन होता रहता था, बट दैट शुड बी ब्रेक। हम उसको, जो भी फीमेल हमारे घर में एज ए मेरी बेटे की बहू वाइफ बन के भी आती है या कोई भी मेरी ऐसे रिश्तेदार शादी होकर के आती है, तो शी इज अ पार्ट ऑफ माय फैमिली। और ये चीज मुझे सिर्फ मेरे तक ही सीमित नहीं रखनी है कि मैं उनकी रेस्पेक्ट करूं, मैं उसको एज ए फैमिली मेंबर ट्रीट करूं। शी इज नॉट ए सब्स्टिट्यूट ऑफ एनी सर्वेंट इन योर फैमिली। वो आपका एंगर इश्यूज को हैंडल करने के लिए शी इज नॉट इन योर फैमिली, शी इज अ पर्सन, शी इज अ इंडिविजुअल हरसेल्फ, और वो कुछ एक्सपेक्टेशंस के साथ में एक आपकी फैमिली का मेंबर बन करके आ रही है, तो यू शुड बी सेंसिटिव टुवर्ड्स द इश्यूज। ये भी इशू बहुत ज्यादा चल रहा है, बहुत कॉमन है, कंटिन्यू चला जा रहा है, जो पहले से वो ट्रॉमा सिर्फ एक फीमेल के लिए नहीं, मेल्स भी करते हैं। मेल्स ने क्या किया कि उनका एक बहुत ही मैनिपुलेटिव तरीके से ये सारे सोशल नॉर्म्स इवॉल्व हुए कि उन्होंने क्या किया, बाहर से कमा करके लेके आए, घर में जो एक एल्डर फीमेल थी, जो मदर होती है जनरली, उनके हाथ में वो अर्निंग दी, और वो अर्निंग को वो जैसे चाहती थी, जिसके साथ शेयर करना चाहती थी उसके साथ शेयर करती थी। तो जो उनको ज्यादा रिस्पेक्ट देते थे या जो उनके अकॉर्डिंग ज्यादा चलते थे, तो वो उनकी गुड बुक में रहती थी, रेस्ट ऑल को दे हैड टू बियर द कॉन्सिक्वेंसेस। तो ये चीज को तो मेल दे वर ऑलवेज सेफ, और उनको कुछ भी बोला तो उन्होंने वापस उसी फीमेल के ऊपर डाल करके दे विल टेक द फेवर ऑफ दैट, क्योंकि वो सेफ जोन में उस मदर की वजह से है, क्योंकि उनको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर नहीं करनी पड़ रही है, वो एक अर्न करके ही खुश है, बाकी फीमेल से वो अपनी घर की जिम्मेदारियां जो इंटरनल जो मैटर्स है उनको हैंडल कर रही है, वो उस लड़ाई से बिल्कुल बाहर है। तो और इसमें इसलिए मेल्स को भी सेंसिटाइज करना जरूरी है कि आप दूसरे जेंडर की रिस्पेक्ट कीजिए। इसी तरह जिस तरह आप बोल रहे हैं कि फीमेल्स मिसयूज कर रही है लॉ का, उस तरह से घर की बेटियों को भी सेंसिटाइज करना जरूरी है कि जिनसे आप शादी कर रहे हो, जो आपके फ्रेंड सर्कल में लोग हैं या जिनके साथ उठना बैठना है, दे आर नॉट अ यूज एंड थ्रो टाइप ऑफ थिंग, दे आर ह्यूमन बींग्स, दे हैव इमोशंस, यू नीड टू रिस्पेक्ट देम ऑल ऑन द इक्वल बेसिस। इमोशनल अटैचमेंट आप चाहे कर किसी का कितना भी हो सकता है, उसकी इंटेंसिटी कम और ज्यादा हो सकती है, बट एज एन इंडिविजुअल वो रिस्पेक्ट होनी चाहिए। पर इंडिया में इनफेडलिटी और चीटिंग इतना बड़ा ऑफेंस नहीं माना जाता है, वो शायद कहीं ना कहीं मैस्कुलिनिटी से अटैच करके देखा जाता है मेन पावर के साथ में। तो इसीलिए मैं इस चीज पे बहुत ज्यादा वर्क करती हूँ, मेरी वर्कशॉप्स भी होती हैं, बाहर भी कहीं जाना होता है, तो इस इश्यू को लेकर के मैं खुद भी बहुत सेंसिटाइज रहती हूँ। मैंने सिंस आई बिलोंग फ्रॉम द रिमोट एरिया इन द नागौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, तो मैंने ये देखा हुआ है कि जो बेटे हैं उनको डिफरेंट खाना अच्छा वाला दिया जाता है, और डॉटर्स होती हैं उनको थोड़ा रूखी सूखी, ये मैंने मेरी आईज से विटनेस किया है, एंड आई फेल्ट रियली वेरी बैड, और वो इम्पैक्ट मुझे आज भी है। तो मैं जहाँ भी गर्ल चाइल्ड को देखती हूँ मैं बहुत सेंसिटिव हो जाती हूँ, आउट ऑफ वे जा करके आई ट्राई टू हेल्प दोस गर्ल्स ऑल्सो।
तो मैंने वो चीज़ देखी हुई है, तो ऐसा होता है इंडिया में, और इसीलिए आई एम वेरी लाइक सॉफ्ट टुवर्ड्स द जेंडर सेंसिटाइजेशन, और ये दोनों पे लागू है, जरूरी है। मेल और फीमेल, इट्स इक्वल, नॉट जस्ट फॉर गर्ल्स ओनली, फॉर मेल्स आल्सो, कि दे मस्ट रिस्पेक्ट द इंडिविजुअलिटी ऑफ ईच अदर। या वन लास्ट क्वेश्चन, हम बात कर रहे थे जैसे कि मदर है, अपने बच्चों को बड़ा करती हैं, है ना, उसके बाद बच्चे, हम वही बात कर रहे थे कि वो अपनी अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं, जैसे कह रहे थे कि भाई हमें जाना पड़ेगा, काम तो करना पड़ेगा, घर छोड़ के जाना पड़ेगा, तो पीछे वही मदर लोनली हो जाती है, अकेली हो जाती है, ठीक है, बात करने के लिए कोई नहीं होता। ऐसा बहुतों के साथ हो रहा है, बहुतों के साथ होता है, मतलब आई थिंक जब हम उस एज में चले जाते हैं तो फिर हमारे पास कोई होता नहीं बात करने के लिए। तो ऐसे लोगों को, ऐसे मतलब मेल फीमेल दोनों के लिए कैसे वो कॉप अप करें इन चीज़ों से, मतलब कुछ ऐसा मैसेज, कुछ ऐसी सोच, कुछ ऐसे, कैसे उस चीज़ को चेंज किया जाए? देखिए, इससे तो मैं खुद थोड़ा सा भी रिसेंटली गई थी, व्हेन माय डॉटर लेफ्ट फॉर हर स्टडीज एंड शी इज एट मुंबई राइट नाउ। तो इनिशियल 6 मंथ्स बहुत ही ज़्यादा मुश्किल और डिप्रेशन में थे, क्योंकि शी वॉज द ओनली टॉकेटिव पर्सन इन द फैमिली, और उसके जाने के बाद फिर मुझे वो एक दिन एक महीने के बराबर लगता था। तो मैंने इसके ऊपर फिर से काम करना शुरू किया एक बार, एंड आई थिंक फॉर बोथ मेल एंड फीमेल इट्स अ टाइम टू रीडिस्कवर योरसेल्फ। जो आप 15-20 इयर्स के गैप में जो चीज़ें कुछ छूट गई थी, या तो आप खुद को शुरू से राइट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, जब एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की अपने बात कर रहे थे, तो आप काम कर रहे हैं, तो यू हैव सो मेनी अपॉर्चुनिटीज एंड चॉइसेस आउट देयर इन द फील्ड। वो अगर नहीं भी कर रहे हैं, अगर कोई हाउसवाइफ भी है, तो उनके लिए नाउ इट्स टाइम टू रीडिस्कवर। आप, हर इंसान की एक हॉबी होती है, उसमें भगवान ने जिसको भी इस पृथ्वी पे भेजा, तो उसकी कोई ना कोई अपनी एक क्वालिटी होती है। प्लस एक हस्बैंड और वाइफ के बीच में जब एक बच्चे आ जाते हैं, तो वहां पर उनके बीच में भी एक गैप आ जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। मेल के पास भी वही टाइम होता है जब वो उसको अर्न करने की जरूरत होती है, और फीमेल पूरी फैमिली की तरफ डेडिकेटेड हो जाती हैं। तो दे शुड बी, आई थिंक, टुगेदर अगेन इन द इमोशनल वे। फिजिकली तो मे बी दे होंगे वो, बट इन इमोशनल वे ऑल्सो दे शुड बी टुगेदर, और उनको एक खुद को रिडिस्कवर करें, और जो प्लान्स उन्होंने शुरू में 25 साल या 20 साल पहले बनाए थे, उन प्लान्स को एग्जीक्यूट करें वो अब। हाँ, मैं कहीं ना इवेंट्स पे अभी जाता था, तो मैंने वहाँ देखा वुमेन एम्पावरमेंट को लेके बहुत सारे शोज चल रहे हैं ऐसे, तो मैं वो शोज में जाता था, तो वहाँ पर मैंने यही डिस्कवर किया जो आप बात कर रहे हो, यू नो, आफ्टर 40 इयर्स, 50 इयर्स, इवन 70 इयर्स, वो अपने आप को रीडिस्कवर करके, यू नो, कोई कुछ बना रहा है, कुछ प्रोडक्ट तैयार कर रहा है, जो जिसने सोचा था यार मैं करना चाहूंगी, बट एक टाइम पीरियड के बाद वो नहीं कर पाते थे, वो आज स्टार्ट कर रहे हैं। आई थिंक दिस इज वेरी नाइस, वेरी गुड। बिल्कुल, आप हिंदी सिनेमा से एग्जांपल लीजिए ना, जो भी मदर्स वगैरह थी, उन्होंने एक बार ब्रेक लिया, अमृता सिंह को ले लीजिए, और भी बहुत सारे मदर्स, अभी तो मैं उनका एक का ही नाम रिकॉल कर पा रही हूँ, जिन्होंने काफी लंबा ब्रेक लिया, एंड नाउ उन्होंने वापस से बहुत अच्छा कमबैक किया है एज ए मदर, चाहे वो किसी भी रोल में करिए। भाग्यश्री को ले लीजिए, उन्होंने भी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से बैकआउट किया था, और अभी वो बहुत पॉपुलर इन्फ्लुएंसर है और काम कर रही है लोगों को। नीलम कोठारी को ले लीजिए, और भी कई मदर्स हैं हमारे, बहुत मैं तो अभी इन्हीं को रिकॉल कर पा रही हूँ, बट देयर आर मेनी मोर एग्जांपल्स इन द सोसाइटी। और मेल्स के साथ भी है, आप जो टाइम अपनी हॉबीज को नहीं दे पा रहे थे, एक दूसरे को नहीं दे पा रहे, आप अर्निंग में ही लगे हुए थे, तो इन सारी चीजों पर जो टफेस्ट कंपटीशन जो अब होने वाला है, वो होने वाला है कि एक तो 25 इयर्स की एज वाले व्यक्ति काम कर रहे हैं, और एक 45 या 50 इयर्स की एज वाले। तो जो 25 के पास जो एक्सपीरियंस है, जो एनर्जी है, वो 45 वाले के पास में नहीं है अभी, क्योंकि वो फिजिकल, ऑब्वियसली द एज मैटर्स, यू नो, और लेकिन जो 45 वाले या 50 वाले का एक्सपीरियंस है, वो 25 वाले के पास में नहीं है, क्योंकि उसने दो दौर देखे हैं, बिल्कुल, 90s का भी और आज का, ऑब्वियसली। तो इनको दे शुड कंबाइन अप, और फिर आप अपने फिजिकल उसके लिए भी जिम हिट कीजिए, गो फॉर एक्सकर्शन टूर्स ऑल्सो, आप रूरल एरियाज में जाके उनकी लाइफस्टाइल को पढ़िए, बहुत कुछ है। हमने अभी इस दुनिया का, आज मैं जिस एज में हूँ, मैंने भी शायद इस दुनिया का 1% क्या 0.001 भी अगर हम देखते हैं, तो भी मैंने नहीं देखा है, मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया है। तो द वर्ल्ड इज सो बिग, देयर इज सो मच टू लर्न, टू एक्सप्लोर। तो आप सीखिए, हताश होकर के बैठना, खुद को यूजलेस फील करना, डिप्रेशन में आना, लाइफ इज नॉट फॉर दैट। जिंदगी एक बार ही मिलती है, और बहुत फॉर्चुनेट हैं कि हमें एक जिम्मेदारी पूरी करने के बाद में
भगवान ने फिर से हमें खुद को रिडिस्कवर करने के लिए एक मौका दिया, तो आई थिंक वी मस्ट यूटिलाइज दिस एंड एक अपने जो एज ग्रुप है उनका एक ग्रुप बनाइए, हैंग आउट कीजिए, बहुत कुछ है, आप चिल होंगे। पहले अगर कहीं बाहर भी निकलते तो देयर वाज अ स्ट्रेस इन द माइंड कि मेरे बच्चे का है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कुछ है। अब तो यू आर टोटली फ्री ऑफ दैट, दे आर लिविंग देयर ओन लाइफ, नाउ यू स्टार्ट लिविंग योर ओन लाइफ, एंड दैट्स व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ। I'm rediscovering myself and doing lot of things, and much more plans are there for me, and that are like which will be executed in near future. तो and I am lucky to have you here also. तो इस तरह के पॉडकास्ट वगैरह भी हम कर रहे हैं, तो मे बी फ्यूचर आप मुझे कहीं और भी देखें, किसी और भी बेटर और मैं आपसे बहुत इंस्पायर हूँ, मुझे लगता है कि जो हमें आज देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, तो वो भी आपसे बहुत इंस्पायर होंगे। एंड so I just want to finish this conversation and I'm very very thanks to you. मैं आपसे बहुत मोटिवेट हुआ हूँ। Thank you so much. I want आप भी देखें और समझें, इनकी बात को समझिए। So मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। Thank you so much. Bye. Thank you.